हिंदू संपादकीय विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम सत्ता और जनता के बीच के रिश्ते को एक खास नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिखे एक लेख का विश्लेषण कर रहे हैं। ये लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सियासी सफर को देखने का एक खास नजरिया पेश करता है और इसकी शुरुआत होती है इसी विचार से कि उनका करियर दरअसल भारत की इलीट ड्रिवन राजनीति के लिए एक सीधी चुनौती है। लेखक के मुताबिक ये राजनीतिक यात्रा भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़े बदलाव का प्रतीक है, एक ऐसा बदलाव जो विशेषाधिकार और वंशवाद से हटकर है। इस नजरिए को समझने के लिए हम लेखक के बताए इन 6 पड़ावों को देखेंगे। शुरुआत करेंगे अभिजात्य वर्ग को चुनौती से, फिर जमीनी स्तर के नेतृत्व, संकट में निखरे नेतृत्व, गुजरात के शासन मॉडल और नीति में जन भागीदारी से होते हुए आखिर में समझेंगे कि सत्ता को सीधे जनता से कैसे जुड़ा गया। तो लेखक के तर्क का जो पहला स्तंभ है वो ये है कि श्री मोदी की नेतृत्व शैली पारंपरिक राजनीति से बिल्कुल अलग है और इसका कारण ये है कि इसकी जड़ें किसी राजनीतिक वंश में नहीं बल्कि सीधे जमीनी अनुभव में हैं। और दिलचस्प बात यह है कि लेखक इस संघर्ष और अनुभव की जड़ों को उनके शुरुआती जीवन से कैसे जोड़ता है और यहीं से हम इस विश्लेषण के अगले पड़ाव पर आते हैं। यहाँ लेखक कुछ खास घटनाओं का जिक्र करते हैं जिन्हें वो एक सेवा भाव वाले नेतृत्व की नींव मानते हैं। लेखक के अनुसार ये एक पैटर्न दिखाता है। बचपन में अपने जरूरतमंद सहपाठियों के लिए मदद जुटाने से लेकर स्कूल में जातिगत भेदभाव जैसे गंभीर मुद्दे पर नाटक लिखने तक और फिर युवावस्था में आरएसएस से जुड़ने तक, ये सब कहीं न कहीं संगठनात्मक कौशल और सामाजिक सरोकार को दिखाता है। लेखक इस अनुभव को बहुत अहम मानते हैं। उनका तर्क है कि प्रचारक के तौर पर जीवन बिताने से उन्हें लोगों की रोजमर्रा की दिक्कतों और ज़रूरतों को सीधे तौर पर समझने का मौका मिला, एक ऐसा तजुर्बा जो उनके अनुसार पारंपरिक अभिजात्य राजनीति में अक्सर देखने को नहीं मिलता। अब विश्लेषण उन 2 बड़े संकटों की ओर मुड़ता है जिन्हें लेखक श्री मोदी के नेतृत्व क्षमता की असली परीक्षा के तौर पर देखते हैं। यहाँ देखिए, लेखक लीडरशिप के 2 बिल्कुल अलग पहलुओं को उजागर करते हैं। एक तरफ एक बड़ी आपदा के समय उनका संगठनात्मक कौशल और दूसरी तरफ राजनैतिक दमन के दौर में हिम्मत और सूझबूझ का प्रदर्शन। लेख आगे बताता है कि 2001 में जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने इन्हीं जमीनी सीखों को एक अलग तरह के शासन के मॉडल में बदल दिया। लेखक के हिसाब से शासन को ज्यादा सीधा और असरदार बनाने के लिए एक 3 चरणीय तरीका अपनाया गया। पहला, निर्णायक कार्रवाई, दूसरा, शासन को ही एक जन आंदोलन बना देना और तीसरा, ब्यूरोक्रेसी को सुलभ बनाना। तो सवाल ये उठता है कि इस सोच को जमीन पर कैसे उतारा गया। इन कार्यक्रमों को लेखक इसी दर्शन के ठोस उदाहरण के तौर पर पेश करते हैं, जैसे कि प्रवेशोत्सव के जरिए शिक्षा को बढ़ावा देना हो या फिर गरीब कल्याण मेले लगाकर सरकारी योजनाओं को सीधे लोगों तक पहुंचाना हो। लेखक के मुताबिक इन सब का मकसद एक ही था, शासन को जनता के दरवाजे तक ले जाना। और यहीं से लेख का रुख इस बात की ओर मुड़ता है कि कैसे गुजरात के ये प्रयोग उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद राष्ट्रीय नीतियों का आधार बने। लेखक के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर शासन का जो मूल सिद्धांत है वो है जन भागीदारी, मतलब नागरिक सिर्फ योजनाओं के लाभार्थी ना हो बल्कि नीति निर्माण और उसके अमल में एक एक्टिव पार्टनर बने। स्वच्छ भारत मिशन को इसका एक बड़ा उदाहरण बताया गया है, जहां कोशिश ये थी कि स्वच्छता सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम न रहकर एक जन आंदोलन बन जाए। ठीक इसी तरह जन धन योजना को भी सिर्फ एक वित्तीय समावेश की नीति की तरह नहीं बल्कि एक जन आंदोलन की तरह पेश किया गया है, जिसकी जड़ें लेखक के मुताबिक जमीनी जरूरतों में थीं। डिजिटल इंडिया जैसी पहलों का भी जिक्र इसी सिलसिले में होता है। लेखक का तर्क ये है कि जब नीतियां ऊपर से थोपने के बजाय एक जन आंदोलन बन जाती हैं तो वो सरकार और जनता के बीच साझेदारी का रूप ले लेती हैं। और अब हम इस राजनीतिक यात्रा पर लेखक के अंतिम मूल्यांकन पर पहुंचते हैं। ये जो कोट है ये लेखक के अंतिम तर्क का सार है कि ये राजनीतिक सफर भारतीय राजनीति की उस पुरानी धारणा को चुनौती देता है जिसके मुताबिक राजनीति सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए है।
लेखक के अनुसार उनकी राजनीति की सबसे खास बात यही सीधा जुड़ाव है, एक ऐसा जुड़ाव जो लोगों की ज़रूरतों की गहरी समझ और प्रशासनिक अनुभव के मेल से बना है। तो ये था शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रस्तुत किया गया विश्लेषण, और ये लेख हमें इस आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि किसी भी शासन को सचमुच में ज़मीनी स्तर से जोड़ने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें क्या हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो राजनीतिक नेतृत्व और नागरिकों के रिश्ते पर हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सत्ता के शिखर पर बैठे लोगों के लिए जवाबदेही से बचने के दिन अब वाकई खत्म हो गए? हमारा अगला संपादकीय विषय श्रीलंका की राजनीति में आया एक बहुत बड़ा बदलाव है। देखिए, ये एक ऐसी घटना है ना जिसमें पूरे के पूरे सिस्टम को हिलाकर रख देने की ताकत है। असल में यही सवाल इस पूरे विश्लेषण के केंद्र में है। सोचिए, एक रकम जो शायद कुछ लोगों के लिए मामूली सी हो, लेकिन वही रकम श्रीलंका में एक जबरदस्त राजनीतिक भूचाल का केंद्र बन गई है। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। ये सब कुछ शुरू हुआ एक गिरफ्तारी से, एक ऐसी गिरफ्तारी जो श्रीलंका के इतिहास में पहले कभी नहीं हुई थी। तो मामला जुड़ा है पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से। आरोप यह है कि 2023 में अपने एक निजी यूके दौरे के लिए उन्होंने सरकारी खजाने से लगभग $50,000 खर्च कर दिए, और ये एक ऐसा खर्च था जिसके लिए कहा जा रहा है कि वो हकदार नहीं थे। अब जैसे ही ये गिरफ्तारी हुई, दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सामने आने लगी जो एक दूसरे से एकदम उलट हैं। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ राजनीतिक बदला है या फिर ये वाकई कानून का राज स्थापित करने की एक कोशिश है। देखिए, इस पूरी घटना पर दो नजरिए हैं और दोनों ही बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ तो विक्रमसिंघे के समर्थक हैं जो इसे सीधे सीधे राजनीतिक बदला बता रहे हैं। उनका कहना है कि एक मामूली सा आरोप है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इसे अभिजात्य दंड मुक्ति के खात्मे की शुरुआत मान रहा है। $50,000 हो सकता है ये रकम सुनने में बहुत ज्यादा न लगे, लेकिन इसे जरा इस तरह से समझिए। श्रीलंका के एक औसत परिवार को इतनी ही रकम कमाने में पता है कितना वक्त लगेगा? पूरे 18 साल। अब शायद ये समझ आ रहा होगा कि आम जनता इस खर्च को इतनी गंभीरता से क्यों ले रही है। और हां, यहां एक बहुत जरूरी बात है। विक्रमसिंघे के वकील भी ये नहीं कह रहे कि पैसा खर्च नहीं हुआ। वो मान रहे हैं कि हां, पैसा खर्च हुआ। उनका तर्क सिर्फ इतना है कि राष्ट्रपति होने के नाते उन्हें इसे खर्च करने का अधिकार था। मतलब तथ्य तो अपनी जगह पर हैं, सारा खेल बस उसकी व्याख्या का है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो गिरफ्तारी हुई है ये कोई अचानक से हुई घटना नहीं है। नहीं, ये तो उस भावना का नतीजा है जो पिछले एक दशक से श्रीलंका की जनता के बीच धीरे धीरे पनप रही थी। श्रीलंका में जवाबदेही की ये मांग कोई आज की नहीं है। इसकी जड़ें पूरे एक दशक में फैली हैं। 2015 की सुशासन सरकार से जो उम्मीदें थी, वहां से लेकर 2022 के उस विशाल जन आंदोलन तक जिसने एक राष्ट्रपति को सत्ता से बेदखल कर दिया था, ये एक बहुत लंबी लड़ाई रही है। 2022 के उन्हीं विरोध प्रदर्शनों के दौरान एक नेता का ये बयान, ये उस पूरे आंदोलन की आत्मा को दिखाता है। लोगों के मन में ये भावना घर कर गई थी कि ये जो सरकारी संपत्ति है, ये देश की संपत्ति है, ये हमारी संपत्ति है और नेताओं को इसका सम्मान करना ही होगा। तो यहां सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि श्रीलंका में जनता और राजनेताओं के बीच का जो रिश्ता था ना, वो अब पूरी तरह से बदल चुका है। जो पुराने नियम थे वो अब लागू नहीं होते, और इसी बदलाव की वजह से जनता अब एक कॉन्सेप्ट को चुनौती दे रही है जिसे कहते हैं अभिजात्य दंडमुक्ति। यानी वो सोच कि कुछ शक्तिशाली लोग कानून से ऊपर होते हैं। अब जनता इस सोच को मानने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, जो राजनीतिक बदले वाली थ्योरी है उस पर भी एक सवाल उठता है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। जब विक्रमसिंघे की गिरफ्तारी हुई तब उनकी राजनीतिक ताकत काफी कम हो चुकी थी। 2024 के चुनाव में वो तीसरे नंबर पर आए थे और संसद की 225 सीटों में से उनकी पार्टी के पास महज 6 सीटें थीं। तो ऐसे में बदले वाली बात थोड़ी कमजोर जरूर लगती है। तो हो सकता है कि विक्रमसिंघे की तरफ से सिर्फ एक लापरवाही रही हो, लेकिन अब जनता का मूड बदल चुका है। वो ऐसी किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, खासकर जब बात उनके दिए हुए टैक्स के पैसे की हो। चलिए अब जरा भविष्य की तरफ देखते हैं, समझते हैं कि इस एक कदम का मौजूदा सरकार के लिए क्या मतलब है। सच कहूं तो ये उनके लिए एक बहुत बड़े जोखिम वाला प्रयोग है। नई एनपीपी सरकार के सामने चुनौतियां ही चुनौतियां हैं।
सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि उन्होंने जवाबदेही का जो नया पैमाना दूसरों के लिए सेट किया है, अब उन्हें खुद उस पर खरा उतरना होगा। और मामला तब और पेचीदा हो जाता है जब उनके खुद के 2 मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच चल रही हो। और सच पूछिए तो यही इस पूरे मामले का सार है। जनता की नज़रों में ईमानदारी का ये जो नया पैमाना बना है, वो अब सबसे ज़्यादा और सबसे सख्ती से खुद एनपीपी सरकार पर ही लागू होगा। उनसे किसी भी तरह की चूक की उम्मीद नहीं की जाएगी। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है, क्या श्रीलंका में जो हो रहा है, जहां आम नागरिक सीधे सीधे सत्ता को जवाबदेह बना रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये एक परिपक्व होते लोकतंत्र का नया मॉडल है? क्या ये दुनिया के बाकी विकासशील लोकतंत्रों के लिए एक मिसाल बन सकता है? यकीनन ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको गौर करना चाहिए। मेघालय में यूरेनियम खनन का मुद्दा ये सिर्फ एक लोकल विवाद नहीं है। दरअसल ये अधिकारों और संसाधनों के बीच एक बहुत गहरे टकराव को दिखाता है। ये भारत के रिसोर्स मैनेजमेंट की एक बड़ी पहेली है और आज हम इसके हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के हमारे विश्लेषण का तीसरा संपादकीय विषय है, जो भी रिसोर्स निकालने के प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए लोगों की सहमति होनी चाहिए। यही वो सिद्धांत है जिसके आईने में हम मेघालय के इस पूरे मामले को देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये टकराव है किस बारे में। एक तरफ देश की जरूरतें हैं और दूसरी तरफ वहां रहने वाले लोगों का साफ साफ इनकार। यहाँ पर ना 2 बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं टकरा रही हैं। एक तरफ है केंद्र सरकार, जिसके लिए यूरेनियम एक स्ट्रेटेजिक मिनरल है, मतलब देश की सुरक्षा और विकास के लिए जरूरी। लेकिन दूसरी तरफ है मेघालय के खासी समुदाय, जिनके लिए ये उनकी जमीन, उनके पानी, उनकी संस्कृति का सवाल है। और इसीलिए वो 1980 के दशक से इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि दशकों से जो मामला चल रहा था वो अचानक से फिर सुर्खियों में क्यों आ गया? इसकी वजह है सरकार का एक खास प्रशासनिक कदम, जिसे हम कह सकते हैं मेमोरेंडम के जरिए माइनिंग। तो ये ऑफिस मेमोरेंडम या ओएम आखिर है क्या चीज़? देखिए, इसे आप सरकार का एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर समझिए। इसकी सबसे बड़ी ताकत और कह सकते हैं कि सबसे बड़ा खतरा ये है कि ये बिना किसी बाहरी जांच के, बिना किसी स्क्रूटनी के प्रक्रियाओं को बदल सकता है और अक्सर जो ज़रूरी सेफगार्ड्स होते हैं उन्हें भी बाईपास कर देता है। और हाल ही में जो ओएम आया है वो क्या करता है? ये एटॉमिक और दूसरे स्ट्रेटेजिक मिनरल्स के खनन से जुड़ी एक बहुत ज़रूरी शर्त को हटा देता है, और वो शर्त है पब्लिक कंसल्टेशन, यानी सार्वजनिक परामर्श। इसका मतलब सीधा सा है, जिन समुदायों की जिंदगी इन प्रोजेक्ट से हमेशा के लिए बदल सकती है, उनसे पूछा तक नहीं जाएगा। वो बस किनारे खड़े होकर सब कुछ देखते रहेंगे, एक मूक दर्शक की तरह। और देखिए, सरकार के इस कदम से जो विरोध आज दिख रहा है वो कोई अचानक से पैदा नहीं हुआ है। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, दशकों पुरानी। ये संघर्ष एक बहुत लंबी कहानी है। शुरुआत होती है 1980 के दशक में, जब मेघालय के डोमिया सियात और वाहकाजी में यूरेनियम के खोज का विरोध शुरू हुआ। फिर 90 और 2000 के दशक में ये लड़ाई झारखंड के सिंहभूम तक पहुंच गई, जहां आदिवासी समुदायों ने रेडिएशन और अपनी आजीविका के नुकसान को लेकर जोरदार प्रदर्शन किए। और अब हाल ही के इस ओएम ने पब्लिक कंसल्टेशन को हटाकर मेघालय में उसी पुरानी आग को फिर से भड़का दिया है। ये जो कथन है, ये आदिवासी समुदायों की भावना को बिल्कुल सटीक तरीके से बताता है। उनकी भूमि शेष भारत के लिए एक संसाधन सीमांत बनी हुई है। अब ये संसाधन सीमांत या रिसोर्स फ्रंटियर का मतलब क्या है? मतलब ये कि उनकी जमीन को सिर्फ एक ऐसी जगह की तरह देखा जाता है जहां से संसाधन निकाले जा सकते हैं। वहां रहने वाले लोगों, उनकी पहचान, उनके अधिकारों की कोई परवाह नहीं। अब देखिए, ये लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ी जा रही, ये एक कानूनी लड़ाई भी है। तो अब बात करते हैं उन संवैधानिक सुरक्षा कवच की जो इस पूरे मामले के केंद्र में है। तो सवाल सीधा सा है, क्या हमारे संविधान में आदिवासी समुदायों की रक्षा के लिए कोई कानूनी उपाय हैं? और अगर हैं, तो वो कितने मजबूत हैं? चलिए इसी को समझते हैं। इसका सबसे बड़ा जवाब मिलता है संविधान की 6ठी अनुसूची में। ये अनुसूची मेघालय समेत नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों को खास अधिकार देती है। इसके तहत स्वायत्त जिला परिषदें यानी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाई गई हैं, जिन्हें अपनी जमीन और संसाधनों के बारे में खुद फैसले लेने की काफी शक्ति दी गई है। इसके अलावा साल 2013 का नियमगिरी मामला एक मील का पत्थर है।
इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि स्थानीय ग्राम सभाओं को ये तय करने का अधिकार है कि उनकी जमीन पर माइनिंग होगी या नहीं। ये फैसला मेघालय के समुदायों के लिए एक बहुत मजबूत कानूनी हथियार है। और ये सिर्फ भारत की ही बात नहीं है। आप देखिए, पूरी दुनिया में एक सिद्धांत माना जाता है, फ्री, प्रायर एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इसका मतलब है कि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए सहमति बिना किसी दबाव के, यानी फ्री होनी चाहिए, प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले यानी प्रायर ली जानी चाहिए, और पूरी जानकारी देकर यानी इन्फॉर्म्ड होनी चाहिए। तो अब हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से आगे क्या होगा ये देखना बहुत जरूरी है। यहाँ से कौन कौन से रास्ते निकलते हैं? मोटे तौर पर आगे 3 रास्ते दिखते हैं। पहला है कानूनी रास्ता। समुदाय इस ओएम को अदालत में चुनौती दे सकते हैं और नियमगिरी जैसे फैसलों का हवाला दे सकते हैं। दूसरा रास्ता है कि सरकार खुद अपना फैसला बदल दे, मतलब मंत्रालय खुद इस ओएम को वापस ले ले और पब्लिक कंसल्टेशन की प्रक्रिया को फिर से बहाल करे। और तीसरा और शायद सबसे बेहतर समाधान है बातचीत का रास्ता, कि केंद्र दबाव बनाने की जगह समुदायों से सम्मान के साथ बात करे और अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को पूरा करे। और अंत में हम सबके सोचने के लिए एक बड़ा सवाल रह जाता है, किसी देश के रणनीतिक हितों और उसके ही लोगों के संवैधानिक अधिकारों के बीच तालमेल कैसे बिठाया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है। तो हमारा चौथा और आखिरी संपादकीय विषय है अमेरिकी टेक जॉब्स पर भारत की निर्भरता को कैसे कम किया जाए। चलिए इस विषय को जरा गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं H-1B पॉलिसी शॉक की। ये एक ऐसा बड़ा बदलाव था जिसके असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाले थे। देखिए, ये सब शुरू हुआ जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने H-1B वीजा प्रोग्राम में अचानक से कुछ बहुत बड़े बदलाव कर दिए। अब सवाल उठता है कि ये H-1B वीजा आखिर है क्या? तो देखिए, ये एक नॉन इमिग्रेंट वीजा है। आसान भाषा में कहें तो इसके जरिए अमेरिकी कंपनियां खास स्किल्स वाले विदेशी कर्मचारियों को कुछ समय के लिए अपने यहाँ काम पर रख सकती हैं। और टेक इंडस्ट्री के लिए तो ये समझ लीजिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इस पूरे बदलाव का जो सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला हिस्सा था, वो था इसका नया एप्लीकेशन फीस। जानते हैं कितना? पूरे $1,00,000। यहां देखने वाली बात यह है कि यह बढ़ोतरी कितनी बड़ी थी। पहले यह फीस करीब $17,000 हुआ करती थी और नया प्रस्तावित शुल्क सीधा $1,00,000, मतलब लगभग 6 गुना की बढ़ोतरी। जाहिर है, इतने बड़े बदलाव से स्किल्ड वर्कर्स को हायर करने का पूरा प्रोसेस ही रुक सकता था। अच्छा, इस पॉलिसी चेंज को समझने के लिए इसका मौजूदा ढांचा समझना भी जरूरी है। देखिए, 2004 से ही हर साल सिर्फ 85,000 वीजा ही दिए जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं। और ये किससे मिलेंगे, इसका फैसला एक लॉटरी सिस्टम से होता है। और हाल के दिनों में तो एप्लीकेशंस भी घटकर 4 साल के सबसे निचले स्तर यानी लगभग 3,59,000 पर आ गई थीं। अब आते हैं भारत पर। इस बदलाव का भारत पर इतना ज्यादा और डिस्प्रोपोर्शनेट असर क्यों पड़ रहा है? आइए इस बात को समझते हैं। और ये जो आंकड़ा है, ये सारी कहानी बयां कर देता है। कुल H-1B वीजा में से 71%, जी हाँ 71% भारतीय नागरिकों को मिलते हैं। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि इस पॉलिसी चेंज से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला ग्रुप भी भारतीयों का ही है। और यहीं से एक आर्थिक दुविधा खड़ी हो जाती है। देखिए, लगभग 60% भारतीय जिन्हें H-1B वीजा मिलता है, उनकी सालाना कमाई $1,00,000 से कम होती है। तो अब सोचिए, कंपनियों के लिए इतनी भारी भरकम नई फीस देकर किसी को हायर करना कितना मुश्किल हो जाएगा। ये तो कर्मचारी की सैलरी के बराबर की बात हो गई। इस पूरी कहानी का एक मानवीय पहलू भी है। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी इस पर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि इससे परिवारों पर मानवीय परिणाम होंगे, मतलब लोगों की जिंदगियों में, उनके परिवारों में बहुत उथल-पुथल मच जाएगी। तो क्या इसे एक युग का अंत माना जाए? भारत एक तरह से कूटनीतिक चौराहे पर खड़ा है। चलिए देखते हैं कि इस अमेरिकी पॉलिसी को बदलने के लिए भारत के पास आखिर विकल्प क्या हैं और कितने सीमित हैं। यहाँ भारत का जो स्टैंड है और जो हकीकत है, उसमें एक बड़ा फर्क है। भारत का मानना है कि स्किल्ड टैलेंट का आना जाना दोनों देशों के लिए फायदेमंद है, इससे दोनों जगह तरक्की होती है। लेकिन हकीकत यह है कि इस पॉलिसी को बदलवाने के लिए भारत के पास डिप्लोमेटिक या पॉलिटिकल ताकत बहुत ही सीमित है। तो अब बात करते हैं भारत के आगे के रास्ते की। कैसे इस चुनौती को एक अवसर में बदला जा सकता है? इस बाहरी दबाव के चलते अब भारत का फोकस बदल रहा है प्रोएक्टिव और सॉल्यूशन ओरिएंटेड रणनीतियों की तरफ। तो ये लॉन्ग टर्म प्लान कैसा दिखता है आत्मनिर्भरता के लिए? इसमें 4 मुख्य कदम हैं। पहला,
भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर और रिफॉर्म्स को और मजबूत करना। दूसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई में नई क्षमताएं विकसित करना। तीसरा, अमेरिका के अलावा एशिया और यूरोप में नए बाजारों की तलाश करना। और चौथा और सबसे जरूरी, अमेरिकी नौकरियों पर अपनी निर्भरता को कम करना। इन सभी कदमों के पीछे जो स्ट्रेटेजिक सोच है वो ये है कि नए मौकों का फायदा उठाया जाए और जो ये राष्ट्रवादी संरक्षणवाद मतलब अपने देश को सबसे पहले रखने वाली जो सोच फैल रही है उससे बचा जाए। इसका सीधा मतलब है नए पार्टनर ढूंढो और देश के अंदर ही इनोवेशन करो। तो क्या इससे पावर शिफ्ट हो सकता है? अमेरिका के लिए इसके अनपेक्षित परिणाम क्या होंगे? अब हम इस विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे सोचने पर मजबूर करने वाले हिस्से पर आते हैं कि लंबे समय में इसका खुद अमेरिका पर क्या बुरा असर पड़ सकता है। इस नए माहौल में जहां इनोवेटर्स के लिए एक तरह की दुश्मनी दिख रही है, सवाल यह है कि लॉन्ग टर्म में असली नुकसान किसका होगा। और इस एडिटोरियल का जो निचोड़ है वो यही है कि आर्थिक तरक्की के लिए जरूरी साइंटिफिक और इंजीनियरिंग टैलेंट की कमी का सामना दूसरे देशों को नहीं बल्कि खुद अमेरिका को करना पड़ेगा। मतलब साफ है, इस तरह की संरक्षणवादी नीतियां आखिरकार अमेरिका के अपने ही इनोवेशन इकोसिस्टम को चोट पहुंचा सकती हैं। ये संपादकीय विश्लेषण देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये पसंद आया हो तो इसे साझा और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।